हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को मेजर पेपर हिस्ट्री का आज हमारा ये पहला क्लास है इस साल का, जहां पर मैं आप सभी बच्चों को मेजर पेपर हिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है जिसे बोला जाता है कि आधुनिक जो हमारा भारतीय इतिहास है, यानी जो मॉडर्न हमारा इंडियन हिस्ट्री बेसिकली, उसमें जो भी पुरातात्विक स्रोत मिले उनका वर्णन करना है। यानी जो भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री जो माना जाता है, ये आप मान के चलते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पीरियड के बाद से जो टाइम पीरियड है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। लेकिन उसके क्या क्या प्रमाण है हमारे पास या कौन कौन से सोर्सेज है बेसिकली जिसके थ्रू हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री को बेसिकली पढ़ते हैं, ये हमें बताना है। तो ये सवाल 15 मार्क्स में आएगा। तो भाई 15 मार्क्स का सवाल कम से कम 2 पन्ना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 2 पन्ने के हिसाब से या 2-2.5 पन्ने के हिसाब से कंटेंट जो रहेगा आप सभी बच्चों को यहाँ पर बताया जाएगा। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल पर अगर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहिए वो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो सवाल हमारे पास क्या है, आधुनिक भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। यानी जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बेसिकली उसके जो भी पुरातात्विक स्रोत है यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है उनका आपको वर्णन या एक्सप्लेनेशन करना है। और ये सवाल चिंता मत करें, जो भी बच्चे हिस्ट्री को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आपको इंग्लिश में भी कंटेंट मिलेगा, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं उनको हिंदी में कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत के बारे में कुछ यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो चीज आते हैं वो है चित्र, यानी कि जो पेंटिंग्स है। सबसे पहले देखिए पेंटिंग्स के बारे में चर्चा किया जा रहा है क्योंकि बेसिकली अंग्रेजों के टाइम पे जो टाइम पीरियड था वो औपनिवेशिक काल के अंतर्गत आता है। मतलब हमारे पास कॉलोनियल पीरियड, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया यहाँ पर आके अपनी कॉलोनी बसाई, तो उसे हम औपनिवेशिक काल भी कहते हैं या फिर औपनिवेशिक कह सकते हो जगह कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो औपनिवेशिक बेसिकली कला की पेंटिंग उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करती। देखिए उस समय देखिए क्या हुए, जो भी हमारे पास औपनिवेशिक काल के जो भी पेंटिंग्स है बेसिकली वो बताते हैं कि उस समय का जो हमारा समाज था वो किस प्रकार की चीजों से बेसिकली ग्रसित था, आर्थिक किस प्रकार की स्थिति चल रही थी, हमारे समाज की स्थिति, राजनीतिक स्थिति क्या थी और हमारा सांस्कृतिक जीवन के बारे में सारे के सारी जानकारी प्रदान करने की कोशिश करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, पेंटिंग की शुरुआत की, जिसे आमतौर पर बेसिकली पटना कलाम के नाम से जाना जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए जब भारत में आया तो उसने क्या किया, पेंटिंग का शुरुआत किया, और जिसे आमतौर पर मतलब लोकल हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, पटना कलाम के नाम से उसे जानते हैं। वे लोगों और दृश्यों को वैसे ही चित्रित करते थे जैसे वे समय थे। मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल की लाइव पेंटिंग चलता है। लाइव पेंटिंग मतलब जो जैसा दिखता है उसको वैसा ही एग्जैक्ट बनाया जाता है। तो उस समय के भी जो बेसिकली पेंटर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लोग आए थे वो क्या करते थे, जिस प्रकार हमारे भारत की स्थिति था उस प्रकार से बेसिकली क्या करते थे लोग और उनके दृश्यों का, यानी मतलब उनके बेसिकली पहनावा हो गया, जैसे वो दिखते थे उस प्रकार का वो पेंटिंग को बनाया करते थे। ये कृतियां व्यापार, त्योहार, नृत्य और लोगों के कपड़ों को दर्शाती थी। ये जो सारे के सारे बेसिकली आर्टिस्ट यहाँ पे जो बनाए थे ये लोगों के व्यापार बताया जाता था, त्योहार, नृत्य या लोगों के कपड़े को ये सब सिंबलाइज करता, दर्शाने का काम करता था। 1840 के दशक में भारत में फोटोग्राफी के आगमन तक कंपनी की पेंटिंग जो है 19वीं सदी में लोकप्रिय थी। देखिए क्या हुआ, आपको मालूम है कि फोटोग्राफी बेसिकली है, आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा प्रेमचंद के फटे झूठे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा या 9th या 10th के बुक में पढ़ा होगा। तो उसमें एक व्यंग भी किया जाता है कि भैया आप आदमी लोगों को दिखाने के चक्कर में अपना पहनावा तक बदल देता है, इस प्रकार समाज को वहां पर दर्शाया गया। तो 1840 के दशक में क्या हुआ, जब भारत में बेसिकली फोटोग्राफी का आगमन हुआ उस समय तक भी बेसिकली हमारे क्या था, जो फोटोग्राफी था बहुत ज्यादा फेमस चल रहा था। अगला बताया गया कि अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा जो भी बनाई गई पेंटिंग, पेंसिल का जो चित्र हो गया, पेंसिल जो भी ड्राइंग्स बनाए जाते थे, नक्काशी, ठीक है, पोस्टर हो गए, कार्टून हो गए और जो भी बाजार प्रिंट 1857 के महान विद्रोह के विशेष रूप में मूल्यवान रिकॉर्ड है। ये सब के सब वो चीजें बेसिकली जिसमें पेंटिंग आ गया, पेंसिल के द्वारा जो चित्र बनाए गए, नक्काशी हो गया, पोस्टर हो गया, कार्टून और जो प्रिंट मीडिया बेसिकली छपने वाला मीडिया है बेसिकली 1857 में, इसने महान विद्रोह के रूप में क्या किया, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाया यहाँ पर। उनमें से कुछ ब्रिटिश नायकों का सम्मान करते हुए जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया और विद्रोही को कुचल दिया, ऐसा ही बेसिकली उदाहरण थॉमस जॉन्स बार्कर की 1859 की लखनऊ की राहत है। देखिए इनमें से कुछ बेसिकली पेंटिंग उस प्रकार बनाया गया जो ब्रिटिश नायक, मतलब ब्रिटिश को यहाँ पर हीरो के रूप में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों किस प्रकार बचाया और जो विद्रोही थे उनके समय में उनको किस प्रकार कुचला। और जबकि सबको जानते हैं, हम लोग वास्तविकता जानते हैं कि अंग्रेज सिर्फ भारत पे शासन करने आए थे। ठीक है, भारतीयों को सिर्फ अपने हिसाब से चलाना जानते थे, लेकिन लास्ट में इन्हें भी देश छोड़ के भागना पड़ा। और उन्हीं में से एक भगोड़ा है जिसका नाम है थॉमस जॉन्स बार्कर। उसका 1859 में एक पेंटिंग था बेसिकली लखनऊ में रखा गया है। ठीक है, दिखाता है किस प्रकार उसने विद्रोही कुचल दिया। इस समय अवधि की एक और कलाकृति जिसमें जोसेफ नोएल पेंटन द्वारा लिखित
एन मेमोरियल में 1857 के विद्रोह को पेंटिंग दर्शाया गया कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे किस प्रकार मतलब दर्शाया गया, इस प्रकार के पेंटिंग के द्वारा बताया गया। और हम लोग सभी जानते हैं, हम सभी भारतीय जानते हैं कि 1857 की क्रांति अगर सही बेसिकली कम्युनिकेशन हो पाता, नहीं संचार का अगर सही माध्यम रहता तो हम 1857 का युद्ध जीत जाते हैं और उसी समय बेसिकली अंग्रेज जो रहते हैं यहाँ से उनका पत्ता साफ हो जाता है। बस बात ये रहता है कि हमारे पास ना उस समय सही से ट्रांसपोर्टेशन था, ना कम्युनिकेट करने का लोगों पास जरिया था, जिस वजह से अगर एक ही डेट में बेसिकली अगर ये सारा का सारा चलता हमारे 1857 का विद्रोह तो ये हम लोग युद्ध जीत जाते, अंग्रेज भाई कभी निकल जाते। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, उनका नाम हमेशा याद रहेगा। लेकिन एक और बेसिकली यहाँ पर एक पहल जुड़ जाता हमारे पास कि उन्हीं के टाइम पे हम लोग बेसिकली क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे अंग्रेजों से। ठीक है, अगला बताया गया 19वीं सदी के अंतिम दशकों में एक नया कला आंदोलन विकसित हुआ जो मुख्य रूप से भारत के बढ़ते राष्ट्रवाद से प्रेरित था। मतलब अब क्या हुए थे बेसिकली हम लोग जो भारतीय थे, अब हम लोग भारतीय अपने जो भी देश प्रेम है यानी राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति अपना जो प्यार है उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या किए, पेंटिंग्स का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, इस नए आंदोलन को प्रतिनिधित्व जो है नंदलाल बोस जी और राजा रवि वर्मा जैसे कलाकारों ने किया। यानी इस आंदोलन को बेसिकली पेंटिंग के द्वारा कोई चीज दर्शाने का काम नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा जैसे कलाकारों ने की। ईवी हेवेल और आनंद कैंटिस कुमार स्वामी ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के उदय में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में क्या किया उन्होंने, बंगाल स्कूल का जो बेसिकली उदय हुआ यानी उसका जो राइज हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। फिर यहाँ पे देखिए जो पुराने बेसिकली चीज मिले उनमें से एक चीज और है हमारे पास कला। जैसे पेंटिंग एक प्रकार से हमें बता रहा है कि पेंटिंग में क्या क्या चीज था, लोग किस प्रकार रहते थे, सबका पहनावा क्या था, लोग किस प्रकार एक देश भावना से जुड़े हुए थे, ये सब चीज बताता है। अगला इसी प्रकार हमारे पास जो भी हमारे किले हैं भारत के उनमें से बताया रहा है। किले जो है सैन्य शक्ति और नियंत्रण के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। यानी जो भी किले बने हुए बेसिकली जो भी फोर्ट्स है वो सैन्य शक्ति को दर्शाते हैं और उनमें किस प्रकार का नियंत्रण है इस प्रकार बताते हैं। इस अवधि के दौरान पूरे भारत में कई ब्रिटिश किलों का निर्माण हुआ, बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश जो फोर्ट्स का निर्माण हुआ। उन्होंने गढ़ों जो भी रणनीतिक ठिकानों और प्रशासनिक केंद्रों रूप में कार्य किया। उदाहरण के लिए जैसे चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय के रूप में कार्य करता था। यानी जो चेन्नई बेसिकली जो बना हुआ है किला फोर्ट सेंट वो बेसिकली ब्रिटिश इंडिया कंपनी का मुख्यालय था, हेडक्वार्टर रूप में काम करता। और जबकि ब्रिटिश थे नहीं तब भी हमारे किले सुरक्षित थे और इनसे अच्छे किले हमारे भारत में आज भी है। ठीक है, अगला हमारे पास है औपनिवेशिक इमारतें। मतलब जो बेसिकली अंग्रेजों के टाइम पे जो कला बेसिकली जो घर बनाए गए उनके बारे में बात किया जा रहा है। औपनिवेशिक इमारतें उस समय की स्थापत्य शैली दर्शाती है। इनका निर्माण भारत में जो बढ़ती ब्रिटिश उपस्थिति को समायोजित करने के लिए किया गया था। कोलकाता में जैसे आप देखते हैं विक्टोरिया मेमोरियल आपने देखा होगा, इसका प्रमुख उदाहरण है। रानी विक्टोरिया की याद में बनाई गई यह शानदार संरचना है जो ब्रिटिश और भारतीय वास्तुकला प्रभाव के मिश्रण दर्शाती है कि किस प्रकार ब्रिटिशों ने यहाँ पर आके अपने रानी की याद में बेसिकली घर बनाया और जो कि भारत में इसका कोई काम नहीं। जैसे आपको मालूम होगा कि इंडिया गेट अगर मैं सही हूं तो शायद यही रानी एलिजाबेथ थी जिनके या शायद जॉर्ज आपने क्लास 10th या 9th को बुक में जरूर पढ़ा हो। ठीक है, उन्हीं के स्वागत के सत्कार के चक्कर में उन्होंने क्या बनाया था, इंडिया गेट बनाया था। बताइए, मतलब इतने ज्यादा ये लोग कह सकते हैं अंग्रेज पागल थे कि अपनी रानी को दर्शाने के लिए भाई गेट बना रहे। मतलब क्या ही अलग ही इनका माहौल था। ठीक है, अलग ही ये लोग पागल थे। अगला सिक्के हैं हमारे पास, यानी जो कॉइन्स है। सिक्के व्यापार और आर्थिक लेन देन के ठोस सबूत के रूप में काम करते थे। यानी जो सिक्के है बेसिकली हमारे पास हम व्यापार मतलब ट्रेड के रूप में तो इस्तेमाल करते थे, ताकि बेसिकली सबूत के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते थे। सबूत मतलब बेसिकली हमारे पास सोर्सेज है हिस्ट्री का, इस टाइम पे ये सिक्का चलता था। ब्रिटिश भारतीय सिक्के भारतीय उपमहाद्वीप के ब्रिटिश मुद्रा प्रणालियों के एकीकरण को दर्शाते थे। 1858 में बनाया गया बॉगवे प्रेसिडेंसी 1 रुपए का सिक्का जो है इस औपनिवेशिक मौद्रिक प्रणाली का एक उदाहरण है। मतलब एक टाइम पीरियड में जो 1858 बेसिकली एक बॉगवे प्रेसिडेंसी के अंदर 1 रुपए का सिक्का बनाया गया था, इसका एक उदाहरण है हमारे पास। अगला हमारे पास है व्यापार गोदाम। व्यापार गोदाम ने ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो भी व्यापार के बड़े बड़े गोदाम थे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे ब्रिटेन और भारत के बीच में व्यापार किए जाने वाले जो भी सामान आते थे उनका भंडारण मतलब उनको एक जगह संग्रहित करने में काम आता था। मुंबई में कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग, जिसे पहले बॉगवे कॉटन एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था, एक उल्लेखनीय उदाहरण मतलब पुराना कह सकते उदाहरण में है वो है बॉगवे कॉटन एक्सचेंज या फिर कॉटन एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। औपनिवेशिक काल के दौरान यह कपास मतलब इसलिए यहाँ पर क्या होता था, कॉटन का क्या होता था, यहाँ पर इंडस्ट्री था कि कॉटन यहाँ पर आता था, यहाँ से फिर ब्रिटिश लोग उठा के चोरी करके लेके जाते थे। आधुनिक भारतीय इतिहास में यह भौतिक जो भी स्रोत है ये ब्रिटिश भारत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देता है कि हमारे भारत के बारे में सबकी बताता है कि भारत से ये लोग किस प्रकार लूट के कैसे अपने देश को अमीर बनाने लगे थे।
वे औपनिवेशिक काल के सैन्य, स्थापत्य, आर्थिक और जो सांस्कृतिक आयाम को प्रकट करते हैं। इन अवशेषों मतलब इन चीजों के आधार पर बेसिकली हमने जो अध्ययन किया और संरक्षण से हमें पता चलता है कि इस युग में कितनी गहराई हम समझ पाते हैं। ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है, 15 मार्क्स में आएगा, तो आप इस हिंदी में इस प्रकार लिखिएगा। अब यही सवाल देखिए, अगर आपको इंग्लिश में पूछा जाए, डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो आप इस सवाल को क्या करें, इंग्लिश में लिखना रहे। वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा होता चित्र यानी पिक्चर्स के बारे में, तो आप पिक्चर्स को सबसे पहले लिखिए, पेंटिंग्स के बारे में पढ़िएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कुछ पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये कुछ पेंटिंग से फिर जानकारी था। फिर हमारे पास जो फोर्ट थे यानी कैसल जिसे कह सकते हैं आप लोग, उनके बारे में जानकारी पढ़ा। फिर जो ब्रिटिश इमारतें थे उन्हें कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो बिल्डिंग्स थे उनके बारे में पढ़ा। फिर कॉइन्स के बारे में पढ़ा। फिर जो हमारे पास जो ट्रेड करने के लिए जो घर बनते हैं यानी भंडार घर जो इसे कहते हैं हम लोग, उसके बारे में पढ़ना। तो ये सब के सब चीज़ अभी हमने पढ़ा, वही हिंदी में पढ़ा, ये चीज़ यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप इस वीडियो को यहाँ पर इंग्लिश वाले जहाँ पर दिखा है वीडियो को पॉज कर लीजिए, तो आप वीडियो को देख के आराम से अपने नोट्स बनाएं और इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि पेपर ये सवाल आपके आता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।